आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ा है और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि जैविक उत्पाद के उपयोग से मनुष्य का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही मृदा का उपजाऊपन भी बना रहता है। जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा और सस्ता विकल्प है। तो चलिए वैज्ञानिक तकनीक से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेडा के फार्म मैनेजर डॉक्टर सरदार मल यादव। किसान भाइयों, केचुआ एक किसानों का बहुत ही अच्छा दोस्त माना गया है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जितनी भी अनअवेलेबल खाद कूड़ा पड़ा होता है उसको डिकम्पोज करता है, उसके लिए भूमि को उपजाऊ बनाता है। साथ ही साथ भूमि में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें भी ये बहुत सहयोग करता है, क्योंकि जिस ज़मीन के अंदर केचुआ होता है वहाँ की उत्पादन क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, आप अपने खेत में केचुए की खाद का प्रयोग करके लागत को कम करने के साथ साथ पैदावार की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं, जो सबसे सस्ता एवं आसान तरीका है। केचुए की खाद बनाने के लिए सही स्थान का चुनाव बेहद जरूरी होता है, जो इस प्रकार है। हमारे यहाँ पे जो तैयार किए जाते हैं ये काफ़ी अलग तरीके के केचुए हैं, क्योंकि ज़मीन में जो केचुए मिलते हैं उनकी लंबाई करीब 6 इंच से भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो यहाँ पे केचुए होते हैं वो करीब 2-2.5 इंच के ज़्यादा के नहीं होते हैं। इनको वैज्ञानिक विधि से इस प्रकार तैयार किया जाता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर बनी हुई यूनिट है करीब 12 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी। ये अपन इस तरह से इनको बना लेते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास अगर ये पक्की बनाने की ना हो तो ज़मीन के ऊपर भी इसको आराम से तैयार कर लिया जाता है। चारों तरफ मेड़ बना करके या ईंटों की दीवार हल्की बना करके उसके अंदर भी इसको आराम से बना लिया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले गोबर की खाद जो ली जाती है वो ताज़ा कभी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ताज़ा गोबर की खाद डालोगे तो उसके अंदर मीथेन नाम की गैस निकलती है और मीथेन गैस केचुओं को तुरंत मार देती है। इसलिए सबसे पहले गोबर की खाद को ठंडा किया जाता है, मीथेन गैस को उसमें से रिमूव किया जाता है, उसको ढेर लगा दिया जाता है। ढेर लगाने के बाद में ही उसको उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम काफ़ी दिन तक इसको ढेर में रखते हैं, फिर इसके बाद में भरते हैं। भरने के बाद में ही इसके ऊपर केचुए छोड़े जाते हैं। केचुए छोड़ने का एक सबसे अच्छा तरीका ये एक और होता है कि इसको पहले गीला कर दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे भरने हेतु आवश्यक सामग्री सड़ा हुआ गोबर, कूड़ा कचरा, फसल अवशेष, घास फूस, केंचुआ, पानी इत्यादि। जो किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए किसान अपने जिला के कृषि विभाग में संपर्क करें। किसान भाइयों, वैसे तो प्रकृति ने कई तरह के केचुए बनाए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ केचुआ इस प्रकार से हैं: आइसिनिया फोटिडा, यूजेलस, यूजिनी, पेरियोनिक्स, एस्केविट्स इत्यादि, जो कम समय में अच्छी तरह से खाद बनाते हैं। केचुए छोड़ने का एक सबसे अच्छा तरीका ये एक और होता है कि इसको पहले गीला कर दिया जाता है। गीला करने केचुए जाते हैं, केचुए के ऊपर से इसको ढकना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि केचुए की जो भी जीवन क्रियाएं होती हैं वो अंधेरे में फास्ट रूप से होती हैं। इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है जहाँ तक हो सके, या टाट की बोरी डाल दी जाती है या हल्की सी छान टाइप में बना करके भी इसको डाल दिया जाता है। इसके अंदर जैसे जैसे खाद तैयार हो जाती है, अब हमारे यहाँ पर ये तैयार खाद है, इसको हटा दिया जाता है। इसको दूसरी जगह इकट्ठा कर लो और ऊपर से उतारते जाओ तो धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। ऊपर की खाद को आप उपयोग में करते रहो। इसी प्रकार से अगर लास्ट स्टेज में जब नीचे केचुए और खाद थोड़ी मात्रा में हो जाती है तो दूसरी ही खेली या दूसरी ईंट की पोट तैयार कर लेनी चाहिए। जब ये तैयार हो जाता है तो उसके बाद में इसको खेत में डाल दिया जाता है। लिमिटेड मात्रा में ये मार्केट में भी सेल कर सकता है अगर कोई किसान ज़्यादा उपयोग किया जाए, लेकिन अगर खेत में किया जाए इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है ये पूरी तरह से सड़ा हुआ खाद होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का भूमि के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं आता है। जैसे दीमक वगैरह होना, सफ़ेद लट वगैरह इसमें नहीं हो सकती, और इसमें क्रियाएं भी बहुत फास्ट से फसल की होती। हमारे प्रदेश के जो किसान दाना उत्पादन के लिए धनिया की खेती कर रहे हैं उनकी फसल में अभी फूल और दाने बन रहे हैं, और इस अवस्था में सिंचाई के साथ फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट रोगों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय सिंह। जहां तक हम समझ रहे हैं, धनिया की जो फसल आपने लगाई हुई है, ये धनिया की फसल लगभग फूल आने की अवस्था में होगी।
किसान भाइयों, दाने हेतु लगाए गए धनिया की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए फसल में सिंचाई का प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप कैसे करें धनिया में सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब फूल आने की अवस्था हो तब आपको एक पानी जरूर देना है। पानी इसलिए देना है कि फूल और फली बनने की अवस्था में दोनों के लिए वो काम कर जाता है। पानी यदि आपने दे दिया तो मिट्टी में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ये तुरंत ले लेगा पौधा, और इतना नमी उसे मिल जाता है कि वो जो दाने बनेंगे उसमें फूल से, उन दानों को अच्छी तरह से पाल सकता है, जिससे उनकी साइज आपको अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों, धनिया की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग, जिसे किसान भाई चूर्निल आसिता रोग के नाम से भी जानते हैं, ये रोग फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे धनिया के दाना उत्पादन में कमी आती है। तो आप कैसे करें इस रोग की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। फफूंद जनी बीमारी, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, इसकी समस्या किसानों के द्वारा सुनने को कई बार मिली है। आप देखे होंगे कि पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के नीचे, उनके तनों पे आपको पाउडर की तरह दिखता है, और ये पाउडर नहीं बल्कि ये फफूंद है जो कि पूरा पत्तियों को ढक लेता है, जिससे पत्तियों को जो सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनाना चाहिए वो, और चूंकि वो जिंदा फफूंद है तो पौधे से भी खुराक भोजन लेता रहता है, तो वो भोजन जो बीज में जाना चाहिए, पौधों को और बड़ा करने में मदद मिलना चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इसके उत्पादन में गिरावट आती है। इसके लिए भी किसान भाइयों कार्बेंडाजिम 50% का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे करके आप छुटकारा पा सकते हैं इससे। और दूसरी दवा कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इन दोनों का भी आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि पूरे जितने भी तरह के आपके फफूंद आने हैं वो नहीं आएंगे। किसान भाइयों, धनिया की फसल में रस चूसक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इस फसल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है फूल आने के बाद, वो होता है रस चूसक कीटों की। आपने देखा होगा कि लगभग छोटे छोटे उसमें कीड़ों कीटे की तरह पूरे चिपक जाते हैं और पूरा रस चूस डालते हैं, जिससे लगभग अगर इसको आपने यदि कोई इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवा यदि आपने नहीं डाली तो लगभग 50% तक नुकसान आपका संभव है। तो किसान भाइयों, ध्यान ये देना है कि अगर जिस तरह से आने शुरू हो ये 1 या 2 या 4, आपको अगर पत्तियों पर या उसके जो पेडंकिल है या उसकी जो इंटरनोड्स हैं, मतलब दो नोडों के बीच में, गांठों के बीच में जो जगह होती है इन पे, या जहाँ से फूल या फलियां लग रहे हैं उनमें यदि आपको दिख रहे हैं कि गुच्छे हुए हैं, तो सीधे सीधे आपको क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथिलीन दोनों का मिक्स बाजार में आता है, जो 50% क्लोरोपाइरीफास और 5% साइपरमेथिलीन है। इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पौधों पर एक बार छिड़क दें, एक बार में ही सारा इसका पूरे कीटों का सफाया हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि 8 या 10 दिन बाद, 12 दिन बाद ये फिर से दिख रहे हैं, तो एक आपको मतलब 10 दिन बाद एक एप्लीकेशन आपका 1 ml पर लीटर के हिसाब से फिर कर देना है, तो पूरी तरह से आपकी ये कीटों से आपकी सुरक्षा हो जाएगी और बढ़िया पैदावार आपको मिलेगी। किसान भाइयों, गन्ने की पेड़ी फसल से कम लागत से भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। गन्ने की फरवरी मार्च में ही काटी गई पेड़ी फसल में बीज की बचत के साथ ही फुटाव ज्यादा होने से प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार मिलती है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र कुमार से। इस समय गन्ने की कटाई जो चल रही है और उसका जो भी किसान भाई उसकी खूंटी की फसल रखना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर पे जो है खूंटी फसल रखना चाहिए, क्योंकि खूंटी फसल से हमें मुरहन फसल के बराबर उपज प्राप्त कर सकते हैं अगर उसमें हम अच्छी प्रकार से उसमें शस्य क्रियाएं करें। हमें जो है, जो हमारा लागत होता है उसमें भी बचत होती है, लगाने का खर्च बचता है, जमीन की तैयारी का खर्च बच जाता है, सिराउल खोलने का खर्चा भी बच जाता है, तथा जो टुकड़े काटे जाते हैं उसका भी खर्चा बच जाता है। इस तरीके से हम खूंटी की फसल से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी है कि इस समय जो जनवरी के अंत से लेकर के मार्च के महीने तक जो भी फसल काटी जाएगी उसमें निश्चित तौर से हमारी खूंटी की फसल अच्छी होगी, उसकी उपज अच्छी होगी। उसके लिए अच्छे अनुशंसित प्रभेदों का उपयोग करें। एक अनुसंधान जिसमें COP 9301, BO 110, BO 136, BO 137, COP 9206, COP
112, BO 153 तथा राजेंद्र गन्ना वन जो कि अभी अनुशंसित की गई है लगाने के लिए, इन अगर प्रभेदों का हम अगर खूंटी फसल के लिए उपयोग करें तो निश्चित तौर से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। पत्तियां हटाना। नौदा फसल की कटाई जल्दबाजी में ऊपर से ना करें। कटाई के बाद खेत से पत्तियां निकालकर अलग कर दें। यदि फसल बीमारी रहित रही हो तो सिंचाई के बाद इन पत्तियों को गुड़ाई करके खेत में एक साथ फैला दें। यदि फसल में कोई प्रकोप रहा हो तो पत्तियां जला दें। उसके लिए साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जिन खेतों में अगर हम खूंटी की फसल लेना चाहते हैं वह रोग और कीट व्याधियों से मुक्त होना चाहिए कि हमारे खूंटी की फसल की छटाई करें। जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर नीचे से सटाकर उसकी छटाई करें तेज औजार से, तो निश्चित रूप से जो भी हमारे पौधे निकलेंगे एक समान निकलेंगे और एक तरीके से बराबर निकलेंगे। और छटाई करने के बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हम मिट्टी चढ़ाते समय जो मेड़ गन्ने पर बन जाता है उसे भी हटा देना चाहिए, काट करके मेड़ को तोड़ देना चाहिए, जिससे कि पुरानी जड़ें हट जाएं और नई जड़ों का विकास हो सके। पेड़ी गन्ने के खोड़ों में यदि 3 फुट से ज्यादा खाली जगह हो तो उसमें उसी किस्म के गन्ने की अंकुरित बोरियां अथवा गन्ना के झुंडों से खाली जगह भर देनी चाहिए। मानसून से पहले खोड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें तथा अगस्त सितंबर में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए बंधाई कर दें। गड्ढा विधि से कोई फसल की पेड़ी में नीचे की गन्ने की सूखी पत्तियां उतारकर लाइनों के बीच बिछा दें। उसके लिए जरूरी है कि जब तक हमारा पौधा नहीं लग जाए उसमें नमी होना चाहिए, सिंचाई करते रहना चाहिए। हम अपने खेतों को खाली बैग भरने के बाद उपरांत जो है उसमें देखेंगे करीब जो हमारी गन्ने की छटाई होती है, छटाई के बाद एक हल्की सिंचाई करने के बाद उसमें खाद उर्वरक देने की भी व्यवस्था करना चाहिए ताकि हमारी उपज अच्छी हो। पेड़ी फसल में 5 से 6 टन गोबर की सड़ी गली खाद प्रति एकड़ डालने से उपज ज्यादा होती है। 90 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी वाले क्षेत्रों में 20% किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस प्रति एकड़ डालें। फसल में लगभग 65 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम सगल सुपर फास्फेट पहली गुड़ाई के समय फरवरी मार्च में प्रति एकड़ डालकर सिंचाई करें तथा बत्तर आने पर गुड़ाई भी करें। इसमें करीब खूंटी फसल में 4 से 5 सिंचाई देने की अनुशंसा की जाती है। उसमें जब भी हम सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद गन्ने के पत्तियों के बीच में अंतरकर्षण अवश्य करें जिससे वायु का संचार हो सके और हमारी फसल जो है तेजी से बढ़ सके। यह भी ध्यान दें कि जब हमारी खूंटी की छटाई होती है तो उसमें बेबेस्टीन 0.1% 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके खूंटी की फसल पर छिड़काव करें ताकि आगे आने वाले समय में कीड़ों तथा बीमारियों से हमारी फसल को बचाव हो सके। दीमक और प्ररोह बेधक कीट से बचाव के लिए 2.5 लीटर क्लोरोपाइरीफोस 20% को सिंचाई के साथ लगाएं या रेती में मिलाकर खेत में एक साथ छिड़क कर सिंचाई कर दें। काली कीड़ी की रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास 160 मिलीलीटर को 10 किलो यूरिया के साथ 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़कें। अंगोला बेधक कीट की रोकथाम के लिए 410G की 8 किलो खाद के साथ मिलाकर प्रति एकड़ डालकर सिंचाई कर दें। सफेद पत्तियां होना लौह तत्व की कमी का लक्षण है। इससे गन्ने की वृद्धि बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके लिए 1 किलो फोरस सल्फेट तथा 4 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़कें। इस तरीके से अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी खूंटी की फसल अच्छी होगी, उससे उपज भी हमें अच्छा प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम बारी जिला बांसवाड़ा के कृषक सर्वेश कुमार ने। आप चने की फसल में उकटा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सर्वेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक चने की खेती की बात है, चने की खेती बहुतायत तौर पर होती है। हमारे रबी फसल शुरू है और चने की बुआई हो चुकी है, लेकिन जहाँ उकठा की बात हम कर रहे हैं इससे जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है किसानों को, आंख के सामने उनका लहलहाता हुआ फसल पीला पड़ने लगता है। पूरे के पूरे फसल ऊपर से पत्तियां पीली पड़ के और सूख जाती हैं, तो किसानों को एक बहुत बड़ी निराशा होती है। चने में उकठा रोग फ्यूजेरियन ऑक्सीस्पोरस फफूंद के कारण होता है।
गर्म व नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर चने की फसल में उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह सामान्यतः मृदा और बीज जनित बीमारी है, जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित चना के पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं। चना का पौधा सूखना शुरू कर देता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। यदि तने को लंबवत चीरा लगाएंगे तो तंबाकू के रंग की तरह धारी दिखाई पड़ती है, लेकिन यह पतली और लंबी धारी तने के ऊपर दिखाई नहीं देती है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चने की खेती की शुरुआत में ही सबसे पहले बीजोपचार से होता है, जहाँ पे हमें चने के बीज की उपचार करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना अति आवश्यक है। और बीजोपचार जब कर लेते हैं तो आने वाले समय में उकठा रोग आने का प्रकोप कम हो जाता है। और उकठा रोग का प्रकोप चने के खेत में जैसे हमारे किसान भाई को दिखाई पड़ती है और 2-4 पौधे ऐसे दिखाई पड़ जाएं जो कि पीली पड़ के सूख रही है, सबसे पहले ऐसे रोग ग्रसित पौधों को जड़ से उखाड़ लें खेत से और उसको खेत के बाहर ले जाकर कहीं मिट्टी में दबा दें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता भी है। तो इससे भी एक नियंत्रण का तरीका है। और बहुत बड़े पैमाने पर उकठा का प्रकोप यदि हो जाए तब तो खेत को नियंत्रित करना असंभव जैसा हो जाता है और इसमें कोई रसायन का प्रयोग बहुत हमारे किसान भाई को लाभदायक नहीं हो पाता है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जीवांश पदार्थ की मात्रा खेतों में घट गई है। चने के जब बुआई कर रहे हैं तो कूड़ में आपको ट्राइकोडर्मा से मिश्रित गोबर के खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर और कूड़ में डालें, जिससे कि फसल लगने के बाद उसमें समस्या आने की कम संभावना होती है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। मानसून में खेत की नमी को संरक्षित करें। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। जब तापमान अधिक हो तब बुआई न करें। अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बुआई करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% घोल का पौधों के जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें। हमारे किसान भाइयों के लिए संदेश है कि वो बताए गए विधि द्वारा बीजोपचार अवश्य करें और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गोबर खाद के साथ अवश्य करें, ताकि उकठा रोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।